नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल दिव्य ऑनलाइन एजुकेशन पे। मित्रों, इस चैनल के माध्यम से हम आप सभी तक कंपटीशन लेवल तक की सारी विषयों का कंटेंट इस क्षेत्र में बिना किसी फीस के आपको उपलब्ध करा रहे हैं। आप विश्वास करिएगा, ये कंटेंट वो है जो आपको बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ने के बाद मिलेगा। बात करूं मैं तो इंग्लिश की सब्जेक्ट आपकी शुरू हो चुकी है, जो मैं निरंतर कक्षाएं ले रहा हूं। बाकी आपकी मैथ है, साइंस है, जीके है, उनके पोर्शन में हमें थोड़ी क्या है, अभी समय लग रहा है, लेकिन मेरा ये वायदा है कि हम जल्द ही आपके साथ सारी विषयों की वीडियो शेयर करना शुरू कर देंगे। तो मित्रों, आपसे एक ही विनम्र निवेदन है कि हमारा ये प्रयास सारे लोगों तक पहुँचे। इसके लिए आप हमारे इस चैनल दिव्य ऑनलाइन एजुकेशन को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे आप जो बेल आइकन का साथ में बटन होता है उस पर आप प्रेस करें और वहाँ ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि हमारी सारी जो वीडियोज़ हैं उनके अपडेट्स आप तक पहुँचते रहें, उनके बारे में इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। इससे पहले मित्रों, मैं एक कंटेंट के रूप में एक वीडियो टेंस पार्ट 1 जिसमें हमने इंग्लिश के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में जानकारी ली थी, वो मैं पहले ही डाल चुका हूँ। आज आपके सामने मैं केडी भारद्वाज आपके सामने आया हूँ टेंस पार्ट 2 लेके। यहाँ कुछ चीज़ें सर वो हैं जो मैंने पहले कल पढ़ा दी थी, या जब भी मैंने वीडियो बनाई थी उस समय आपको पढ़ाई थी, तो उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करें। तो उसके बारे में हम बात कर रहे थे। कल मैंने आपको वीडियो में बताया था भाई, इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। ये एक सब्जेक्ट नहीं है, इसे लैंग्वेज के रूप में देखा जाए तो आप इजी वे में इसको समझ सकते हैं। मित्रों, पूरी ग्रामेटिकल का कोर्स कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। कल मेरे कुछ जो विद्यार्थी पहले से जुड़े हुए थे उन्होंने मुझे फ़ोन पे व्हाट्सअप किया, सर किस किस के लिए क्या है। तो भाई ये देखो, मेरा तो कहना ये है कि टॉपिक कोई सा भी पढ़ो आप, आपके पढ़ाई में काम ज़रूर आता है। रही आपने पूछा भाई कंपटीशन लेवल में किस स्तर तक है, तो आप कक्षा 10 से इसको पढ़ना शुरू करोगे और ये आपके एसएससी तक आपको फाइट करवा देगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक में कंटेंट एसएससी लेवल तक के, एसएससी 10+2 और एसएससी सीजीएल दोनों तक, बैंक हो, रीट हो, आने वाले कुछ हमारे साथी जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कारगर सिद्ध होगा कहीं ना कहीं। अभी बच्चों की प्री बीएसटीसी और पीटीईटी की जो तैयारी है उसमें भी ये कारगर होगा। और इसके अलावा ग्रामेटिकल इंग्लिश ग्रामर का जहाँ भी आपको पोर्शन दिखे, वो कोई भी एग्ज़ाम चाहे कोई सा भी बोर्ड कंडक्ट कराता हो, उन सब के लिए सर यही है। देखो एक चीज़ आपको समझाऊं सर, चीज़ें वही होती हैं, बस आपके सामने उनको परोसने का तरीका होता है कि हम उन चीज़ों को आप तक किस वे में पहुंचा रहे हैं, बस ये एक तरीका होता है। बाकी चीज़ें वही होती है, चीज़ों में कोई अंतर नहीं होता। ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं करूँगा, बस दोस्तों इतना ही कहना है कि आप लोगों का प्यार और सत्कार सम्मान हमें मिलता रहे, उसके लिए हम आपके आभारी हैं और आभारी रहेंगे। बस यही मेरा यहाँ से कहना है कि दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपने इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस जो आती हैं उनको आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो विद्यार्थी फंसे हुए हैं, पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं पा रहे, क्योंकि 10-10, 12-12, 13-13, 14-14 हज़ार रुपये कोचिंग्स वाले एक एक सब्जेक्ट के ले रहे हैं, तो ये कम से कम जो सब्जेक्ट आपको यहाँ अवेलेबल करा रही है, आपके किसी भाई का भला हो जाए। तो ये वीडियो आप शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ऐसे बच्चों के पास पहुँचे जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं। सर आपका एक शेयर
हो सकता है किसी की जिंदगी बना दे। परिस्थितियां सबने देखी हैं कहीं ना कहीं सर, हमने भी ऐसी परिस्थितियां देखी। हम ऐसे नहीं है कि हम कोई टाटा अडानी अंबानी के परिवार से आए हो, हम भी ऐसे ही थे, ऐसे ही हैं। और आपके सामने चीज़ों को लेके आ रहे हैं, तो आप भी यही करें कि जो बच्चे, जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें, जिनको प्रॉब्लम आ रही है, जड़ से चीज़ों को समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जड़ से चीज़ों को समझाऊंगा। ये मेरा वायदा है कि आपको इंटरेस्ट आएगा अगर आप इसको समझ के पढ़ोगे तो, और वास्तव में कहोगे कि समझाने में सर ने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब कमी आपकी है कि आप इसको एक फनी वे में पढ़ते हो, केवल मजाक है, आप पढ़ा रहा है, पता नहीं सामने वाला कौन है। कई, हाँ ये भी है, कई लोग तो ये कह देते होंगे खुद ही बच्चा सा दिखता है, क्या पढ़ाएगा। अब बच्चा माने, बड़ा माने, जैसे माने वैसे माने सर। मैं तो ये मानता हूँ कि ज्ञान का और उम्र का कोई संबंध नहीं होता। ज्ञान किसी भी व्यक्ति को किसी भी उम्र में हो सकता है। और रही उम्र की बात, मैं दिखता सर छोटा हूँ लेकिन बहुत खोटा हूँ। छोटा दिखता हूँ लेकिन उम्र का अनुभव है, पढ़ाने का अनुभव है, और चीज़ों को आपके सामने पेश करने के तरीक़ों का अनुभव है। एक तरीके से समझ में नहीं आएगी, मैं दो तरीके से समझाऊंगा, लेकिन यार उदासीन ना बने। पिछली वीडियो पे केवल एक संस्कार क्लासेज का कमेंट आया है, वो भी नाइस। मैंने पूछा था कहीं कोई कमी दिख रही हो आपको पढ़ाने के वे में तो आप मुझे बताएं। आप सर मेरे साथ इंटरएक्टिव नहीं होंगे ना, तब तक मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि मैं बच्चों को पढ़ा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, चीज़ों को उनके सामने उस तरीके से पेश कर पा रहा हूँ जिस तरीके से करनी चाहिए, या नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप कमेंट ज़रूर करें, राय ज़रूर दें आपकी, कि आपको लग रहा है कहीं सुधार करना है, तो वो हम कोशिश करेंगे। अपने आप में 100% कोई नहीं होता, भगवान भी 100% नहीं है। भगवान भी 100% नहीं है। केवल एक परमात्मा जिसको हम मानते हैं, जिसको हम, जो आकार निराकार है, उसको हम 100% संपूर्ण कहते हैं। आइए सर अपनी इसी बात के साथ और हमारे उन समस्त गुरुजनों को प्रणाम करते हुए जिन्होंने आज हमें यहाँ ज़िंदगी में इतना बड़ा ज्ञान का भंडार दिया कि हम आपके सामने पेश हो पा रहे हैं, तो अपने माता पिता और अपने गुरु के चरणों में सादर नमन करते हुए आइए आज की इस कक्षा का शुभारंभ करते हैं। तो कल मैं बात कर रहा था टेंसेज की, और सर टेंसेज में मैंने कल आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी। वो पढ़ाई थी आपकी टाइम और एक्शन। तो सर टाइम की अगर मैं बात करूं तो टाइम को मैंने मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड किया, और एक टाइप जो मैंने रखा वो आपका एडिशनल रखा। कौन सा रखा? ये दोनों रियल होते हैं सर, ये इमेजिनेशन पे होते हैं। आ जाइए बात करें। वो 2 टाइप्स जो मैंने बताए, एक तो बताया सर आपका प्रेजेंट, और मैंने कहा जैसे जैसे ये प्रेजेंट आपका आगे बढ़ेगा वैसे वैसे यही प्रेजेंट आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पास्ट में। जैसे अभी मैंने ये यहाँ पे आपके सामने कर्व बनाया था एरो के साथ, वो मेरा उस समय प्रेजेंट था लेकिन अब पास्ट हो गया। ये मेरा प्रेजेंट है लेकिन अब ये मेरा डॉट बनाना पास्ट हो चुका है। यानी कि समय 1 सेकंड हमारा प्रेजेंट आगे बढ़ेगा तो समझ लेना वही प्रेजेंट हमारे लिए पास्ट हो जाएगा। इसका मतलब प्रेजेंट का 1 सेकंड आगे बढ़ना ही उस प्रेजेंट को पास्ट बना देता है। अगली बात करें सर फ्यूचर की, तो फ्यूचर में आपको यहाँ आराम से दिख रहा होगा कि मैंने इसके सामने लिखा है इमेजिनेशन और इमेजिनरी टाइम। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा फ्यूचर है वो केवल हमारी कल्पना में होता है, केवल हमारे दिमाग की हरकत होती है, फ्यूचर वास्तविकता में संबंध। हाँ इतना ज़रूर कन्फर्म है कि फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से होता है। फ्यूचर का रिलेशन प्रेजेंट से होता है। ये प्रेजेंट पे वेस्ड टाइम होता है, प्रेजेंट पर ही आधारित टाइम होता है। चलो सर अगली बात करता हूँ सर, मैं एक्शन की बात करूँ तो एक्शन की हम बात करें तो एक्शन को मैंने 2 टाइप्स में डिवाइड किया कि मेनली 2 टाइप्स होते हैं एक्शन के। पहला होता है एक्शन का टाइप ऑन गोइंग, यानी कि या तो आपका काम चल रहा है, बस एक टाइप तो ये होगा। दूसरा, या फिर वो आपका जो काम चल रहा था वो कहीं ना कहीं जाके कंप्लीट हो जाता है। तो एक्शन के आपके 2 टाइप्स होते हैं। एक एक्शन का टाइप होता है चलने वाला ऑन गोइंग, एक एक्शन का टाइप होता है कंप्लीट हो जाना, काम का पूरा हो जाना।
जो काम आपका चल रहा है ऑनगोइंग है उसी को हम कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस ऑफ द वर्क कहते हैं। और जो काम का आपका जो कंप्लीट हो जाता है काम, उसी को हम परफेक्ट प्रोसेस ऑफ द वर्क कहते हैं। ये आप लोग कंफर्म रखें। सर अगर हम बात करें तो कुछ काम के बारे में मैं आपसे बात करता हूँ। कल भी मैंने समझाया था, आज वापस से मैं समझा देता हूँ। देखिए सर, मान लो ये कोई एक निश्चित स्थान है, मानो ये कोई प्लेस है। ऐसा करो, इसको एक बस का स्टैंड बना देते हैं हम, है ना। मानो ये बस स्टैंड है, बस स्टैंड नंबर 1। अब आपको बस स्टैंड पे बस से जाना है, बस स्टैंड से बस से जाना है आपको यहाँ बस स्टैंड नंबर 2 पर, बस स्टैंड नंबर 2 पर, ठीक है सर। तो ये तो हो गया सर आपका बस स्टैंड नंबर 1 और ये हो गया सर आपका बस स्टैंड नंबर 2। अब देखो यहाँ आपकी बस खड़ी हुई है, आप यहाँ खड़े हो और किसी का फ़ोन आ जाए तो वो कहे क्या आप बस में चल रहे हो, बताओ मुझे बताओ आप बस में चल रहे हो क्या? नहीं चल रहे ना अभी, क्योंकि अभी बस ही नहीं चल रही, बस खड़ी है। जैसे ही बस आपकी स्टार्ट हुई तब वो चली, तब आपने कहा कि हाँ मैं बस में चल रहा हूँ। अब अमूमन दूरी का हिसाब लगाए तो सर अमूमन दूरी ये मान लो आपकी यहाँ से और आपको यहाँ पहुँचने में लगभग 5 आवर्स का टाइम लगता है, या आप इसको ऐसे कर लो 2 आवर्स का टाइम लगता है। 2 आवर्स का आपको यहाँ टाइम लगेगा। लेकिन जैसे आप बस में बैठे 1 घंटे बाद यहाँ पर 1 घंटे बाद आपकी मदर का फ़ोन आता है और मदर पूछती है बेटा क्या कर रहा है? तब आप कहोगे कि मम्मी मैं 2 घंटे से बस में चल रहा हूँ, बहुत खटारा बस है, 2 घंटे से चल रही है अभी पहुँची। या 1 घंटे से, सॉरी मैंने यहाँ 1 घंटे का लिखा है तो आप कहोगे मैं 1 घंटे से बस में चल रहा हूँ। इसका मतलब आपका काम चल रहा है, इसका मतलब आपका जो काम है वो चल रहा है, ऑन गोइंग है। आपका जो एक्शन है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ, वो ऑन गोइंग है। लेकिन मुझे मेरे दोस्तों एक बात बताना, क्या यहाँ जो 1 घंटे बाद आपकी मॉम का फ़ोन आया था तो इस बस स्टैंड से 1 घंटे के बीच में क्या आपने कोई एक्शन कंप्लीट नहीं किया? क्या बस ने अपना कोई काम नहीं किया? क्या आपने कोई एक्शन नहीं किया कंप्लीट? सर आपने एक्शन कंप्लीट किया। वो क्या किया कि आप 1 घंटे वो बस आपकी चली, यानी कि 1 घंटे के लिए तो आपका क्या हो गया, काम पूरा हो गया। और बचा काम जो है वो आपका कैसा है सर? वो आपका काम चल रहा है, यानी कि वो कैसी प्रोसेस है? कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो बस यही तो बात है, ये आपका कंप्लीट हो गया, इसी को हमने कह दिया परफेक्ट। जैसे मैं आपको एक उदाहरण पहले भी दे रहा था, कल भी मैंने दिया था, आज दोबारा से उसको समझाने के लिए वापस एक उदाहरण दे देता हूँ। सर क्रिकेट का टाइम चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, आप सब लोग आईपीएल देख रहे। अच्छा मुझे ये बताओ बच्चों, आईपीएल में कोई बॉलर ने बॉल डाली और बॉल डालने की बिल्कुल एक्शन में आ गया, उसने अपने एल्बो को वेंड किया जैसे ही, और बॉल के छूटने से ही पहले कमेंट्रेटर ने कमेंट्री करना शुरू कर दिया कि परफेक्ट शॉट, और उसने बॉल डाली और कमेंट्रेटर ने तो कमेंट्री कर दी परफेक्ट शॉट। लेकिन जैसे ही बॉल आपकी उस खिलाड़ी यानी प्लेयर के पास पहुंची, बैट्समैन के पास पहुंची, आपने देखा कि वो तो डायरेक्ट स्टंप को हिट कर गई बॉल। अब बताओ परफेक्ट शॉट हुआ क्या? इसका मतलब हम किसी चीज़ को परफेक्ट कब बोलते हैं? जब वो कंप्लीट हो जाए। बिना कंप्लीट हुए आप उसको परफेक्ट नहीं कह सकते। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल परफेक्ट नहीं कह सकते जब तक वो आपका एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाए। ये बच्चों ध्यान रखने की बात है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं सर, हाँ ये मुझसे एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये मुझसे नहीं होगा। जैसे और टीचर पढ़ाते हैं यूं और ऐसे एक्शन करके, सर मैं सिंपल वे में पढ़ाना जानता हूं, चीज़ों को अच्छे से डिफाइन करूंगा, लेकिन एक्शन बाजी मारते हुए नहीं पढ़ा सकता।
सिंपल वे में आपको चीज़ें पढ़ाऊंगा, बड़े अच्छी तरीके से पढ़ाऊंगा। आप अगर सीखोगे तो आपके काम की चीज़ें। आप सोच रहे हो कि ये यूट्यूब पे आ रहे हैं, इनकी तो पता नहीं चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा, कमाई करेंगे, पता नहीं जाने क्या क्या करेंगे। सर कमाई भी ऐसा करना आप ही ले जाना, मुझे कमाई से भी कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस एक चीज़ से लेना देना है कि मैंने वो परिस्थितियाँ देखी है जिन परिस्थितियों में हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं था। जब हमें गाइडेंस नहीं मिला, आज भगवान की कुछ ऐसी कृपा है कि हम कहीं ना कहीं जॉब कर ही रहे हैं और बहुत बढ़िया जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी, उस समय अगर हमें कोई ऐसा गुरु मिल जाता तो शायद हम कहीं और होते। मेरे सामने तो नहीं, लेकिन मैंने देखा था। मैंने भी भगवान से यही मन्नत एक तरीके से मांगी थी कि जब मैं सेटल हो जाऊंगा मेरी लाइफ में तो मैं कुछ ना कुछ करूंगा लोगों के लिए। तो सर ये भी तो लोगों के लिए करना ही है। रही बात कि आप में से कई के दिमाग में आ जाएगा इनका तो पैसे की कमाई हो जाएगी, चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो सर वो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको अगर किसी को शंका हो तो वो पैसे आप ले जाना। मैं तो ये कहता हूँ वो पैसे आप ले जाओ, किसी स्कूल में लगाओ, कहीं लगाओ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लोगों की जो टीम है वो काम कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि आज हम हमारी लाइफ में सेटल है, लेकिन देश के अंदर हमारे आसपास कई ऐसे बच्चे हैं जिनमें पढ़ने का जज्बा है, जिनमें पढ़ने का जुनून है, लेकिन पैसों की किल्लत के कारण उन्हें चीज़ें वास्तविकता में नहीं मिल पा रही। तो हमारा ये छोटा सा अगर प्रयास उन लोगों तक काम कर जाए तो हम तो ये अपने आप को धन्य मानते हैं कि हमने हमारे जीवन में कुछ किया। कोरोना की इस महामारी में आपकी तरह, हम सबकी तरह, सरकार की तरह वो लोग भी त्रस्त हैं। पहले तो उनके पास इतनी व्यवस्था नहीं, फिर वो खाने पीने का जुगाड़ कैसे करें। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसी वे में सब किसी ना किसी रूप में योगदान दे रहे हैं, तो हम भी किसी ना किसी रूप में योगदान दें। तो हमारा यही योगदान है कि आप लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। भगवान से ऐसी कामना है कि इस महामारी का जो शिकंजा है वो आप पर, आपके परिवार पर कभी नहीं आए, और आप खुद हो जो आपको बचा सकते हो। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ज़्यादा ज़रूरी है तो मेरी दोस्तों आपसे अपील है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो पूरी तरह आप सैनिटाइज होकर, आप मास्क लगाकर, ट्रिपल लेयर मास्क का यूज करें। 6 गज की आप दूरी बनाते हुए चलें। 2 गज की बोल रहे हो आप, 2 गज की बनाओ, मैं कह रहा हूँ 6 गज की बना के चलो, है ना। हमारी प्रिकॉशंस ही हमारे फ्यूचर को डिसाइड करेंगी। अगर हमने हमारी सुरक्षा करनी है तो खुद को करनी है। सरकार के हाथ में इतना है, वो प्रबंध कर रही है, लेकिन सरकार के प्रयासों को सफल करने में योगदान एक देश के नागरिकों का होता है। धन्यवाद। आ जाइए दोस्तों। तो सर मैंने क्या किया, मैंने बताया आपको कि ये एक्शन 1 घंटे के लिए तो कंप्लीट हो गया ना, नेक्स्ट जो टाइम है उसके लिए कंटिन्यूस रहा। तो जहाँ कंप्लीट हो गया तो उसी को तो हमने परफेक्ट बोला, और जो चल रहा है ऑनगोइंग है उसी को तो हमने कॉन्टिन्यूस बोला। तो सर इन दोनों को ही मिला के तो तीसरा रूप आया ना हमारे सामने। और वो तीसरा रूप कौन सा आया, वो आया सर हमारे सामने तीसरा रूप, 1 मिनट यहाँ ले, परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस, जिसी को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। ठीक है सर, इसी को हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बोलते हैं। सर हमारे सामने 3 आ गई। अब बेटा आप एक चीज़ देखें, अगर इसको ही मैं एक्शन के इन फॉर्म्स को अगर मैं टाइम के फॉर्म के साथ जोड़ूं तो ये टेंस बनेंगे, तो ये टेंस बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो कैसे, अगर मैंने पास्ट के साथ इसको जोड़ना शुरू किया तो देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इसको प्रेजेंट के साथ जोड़ूं तो सर प्रेजेंट टाइम के साथ एक्शन के फॉर्म को जोड़ने पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर के साथ भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हमारे सामने एक स्ट्रक्चर तैयार होके आता है। आ जाइए अब बात करते हैं। तो आप लोगों के दिमाग में आगे कोई 3 तो सर ने पढ़ा दी, एक चौथा और है जी, बिल्कुल जो शुरुआत में आना चाहिए था लेकिन शायद भूल गए। भूला नहीं हूँ सर, एक्चुअलिटी में
ये एक्शन है नहीं, इसलिए मैंने इसको नहीं बताया। वो है सर आपका इंडेफिनिट। जी बिल्कुल, ये आपका इंडेफिनिट जो आप सोचते होंगे कि शायद ये भी एक्शन है, तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ कि ये आपका एक्शन बिल्कुल नहीं है। ये कंफर्म आप दिमाग के अंदर रखें, ये एक्शन नहीं है। तो सर इसका काम क्या है? सर ये काम करता है, आपको केवल देता है इंफॉर्मेशन। ये आपको केवल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। ये इसमें कोई एक्शन नहीं होता, इसमें एक्शन नहीं होता। आप चाहो तो मैं यहाँ इसको ऐसे लिख दूँ कि एक्शन इसमें नहीं होता, ध्यान रखना, इसमें एक्शन बिल्कुल नहीं होता। ये ओनली केवल आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, यही इसका वर्क है। आ जाओ, अब इस चीज़ को कैसे समझे हम, कैसे मान ले कि इसमें एक्शन नहीं होता। देखो सर, इंडेफिनिट को आप समझने के लिए एक चीज़ मानो कि इसमें वो काम आते हैं जिनकी पुनरावृत्ति हो रही होती है, जिनकी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी स्टेट्स होती है, जिसकी फ्रीक्वेंसी होती रहती है। जैसे वो कोई काम बार बार दोहराया जाता है, जिसका रिपीटेशन होता है, वो सारे चीज़ें इस इंडेफिनिट के अंदर आती हैं। और जिनका रिपीट होना हो वो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन होती है। जैसे मैं एक सेंटेंस यहाँ पे आपके सामने लिखूं, राम प्लेज क्रिकेट डेली। राम प्लेज क्रिकेट डेली। अब मेरे बच्चों आप ध्यान देना एक चीज़, इसका जब हम हिंदी अर्थ करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं हिंदी में, तो इसको समझने का मतलब ये है कि राम रोजाना क्रिकेट खेलता है। बाइलिंगुअल क्लास है तो मैं हिंदी वालों के लिए भी बात कर रहा हूँ, इंग्लिश वालों के लिए तो ये इंग्लिश चल ही रही है, लेकिन हिंदी वालों के लिए। और बिल्कुल मैं उस स्तर पे मैं ये सोच के बैठा हूँ, मेरी कक्षा में एक 10वीं का बच्चा भी बैठा है और मेरी कक्षा में एक एसएससी सीजीएल का भी बच्चा बैठा है। दोनों चीज़ों को सोचते हुए काम कर रहा हूँ। तो भाई मैं दोनों के लिए एक चीज़ बताऊँ, दोनों को ही आसानी से समझ में आ जाए वो चीज़ बता देता हूँ। अब देखो, राम प्लेज क्रिकेट डेली, राम रोजाना क्रिकेट खेलता है, इसका मतलब आप मुझे बताओ, क्या राम काम कर रहा है? क्या यहाँ पे ये जो राम जिसको आप सब्जेक्ट मानते हो, क्या ये कोई काम कर रहा है राम? 10वीं वाले बच्चों के दिमाग में आया होगा कि हाँ राम खेलने का काम कर रहा है। बेटा आपको गलत पढ़ाया, अगर आपके सर ने पढ़ाया है तो गलत पढ़ाया है, और उनसे जाके झगड़ा नहीं करना है। आप जाके कहीं उनको झगड़ा करने लग जाओ, झगड़ा नहीं करना है। गुरु आपके पूज्य होते हैं, चाहे वो गुरु आपके कैसे भी हों, हो सकता है उनसे मिस्टेक हो गई हो। राम काम नहीं कर रहा बेटा, ये चीज़ आप कंफर्म कर लो कि यहाँ हम केवल एक सूचना दे रहे हैं कि राम नाम का एक लड़का है, वो रोज़ाना क्रिकेट खेलता है। हम केवल एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सी? राम नाम का एक लड़का है, उसका क्या आदत है, उसकी हैबिट क्या है कि वो रोज़ाना क्रिकेट खेलता है। ठीक है, हॉबी भी जिसको आप बोलते हो। तो हैबिचुअलिटी दिखाने के लिए तो हम यूज कर रहे हैं इसका। अच्छा, एक सेंटेंस आपने बार बार सुना होगा, जब आप छोटी कक्षा में थे, 6वीं 7वीं में, तब से शुरू होता है, कंपटीशन लेवल तक जाता है। वो कौन सा है? द सन राइजेज इन द ईस्ट। बिल्कुल, आप झुठला नहीं सकते इस बात को कि नहीं हमने नहीं सुना। और कुछ सुना हो ना हो, ये जरूर सुना होगा, द सनराइजेज इन द ईस्ट। अच्छा ये बताओ, अब सूर्य क्या काम कर रहा है उगने में भाई? सूर्य की तो ये क्या है, केवल हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सूर्य जो है ना, वो हमारी पूर्व दिशा में उदय होता है। ठीक है, तो कुल मिला के आपकी समझ में आ जानी चाहिए बात कि इंडेफिनिट है, वो केवल इंफॉर्मेशन देता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होता। ये आप लोग कंफर्म कर ले। आप चाहें तो इसको अगर नोट डाउन करना चाहें तो आप तुरंत नोट डाउन करिए, जल्दी कीजिए।
आइए दोस्तों आगे बात करते हैं। इंडेफिनिट को आप दिक्कत ना लें, जिनकी समझ में आएगा वो अब तो केवल इतना याद रखें कि हमें एक्शन की इंफॉर्मेशन देता है कौन, इंडेफिनिट। आगे की अगर आप बात करेंगे तो आगे की चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा कि एक्शन की इंफॉर्मेशन तो सर देता ही देता है। कुछ काम ऐसे हैं जिस तरीके से हम इंडेफिनिट को आसानी से समझ सकते हैं। एक मिनट सर, ये थोड़ी मुझे प्रॉब्लम दिख रही है वीडियो में। मेरा चेहरा दिखे ना दिखे, बोर्ड पे अक्षर ज़रूरी है, क्योंकि ये अक्षर ही आपकी ज़िंदगी बना रहे हैं। मैं तो एक माध्यम हूँ, ये बोर्ड, ये कलम जो है वही हैं जो आपके जीवन को बनाते हैं। इसलिए किताबों का सम्मान करें, आदर करें। देखो, मैं इसको समझाना चाहता ना तो मैं इसको ऐसे भी समझा देता कि इंडेफिनिट जिसको डेफिनेट नहीं किया जा सके, जिसके बारे में आप कोई सर्टेनिटी नहीं रखो, है ना, वो इंडेफिनिट होता है। लेकिन सर अनसर्टेन जो होता है ना, उसके बारे में थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। कई लोग इसको अनसर्टेन बोल देते हैं। अनसर्टेन है, फ्यूचर को आप अनसर्टेन बोलो, मैं आपका भव्य स्वागत करूंगा। लेकिन आप इंडेफिनिट को अगर अनसर्टेन बोलोगे ना सर, तो मुझे थोड़ा तो गुस्सा आएगा। अब क्यों आएगा वो आप चीज़ें समझें। सर्टेन नहीं है, गाय हमें दूध देती है, काऊ गिव्स अस मिल्क, काऊ गिव्स अस मिल्क, तो गाय हमें दूध देती है यार, गाय दूध ही देगी, तो ये सर्टेन है, फिर इसको आप अनसर्टेन क्यों बोल रहे हो? तो गुस्सा आना लाजमी है ना। तो ऐसी चीज़ें अगर आप बताओगे तो हमें थोड़ा गुस्सा आएगा। बताते हैं, मैं सर इग्नोर कर रहा हूँ चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने भी कई देखे हैं, कोई बात नहीं, गलती हो रही है, उनसे हो रही है, मुझसे भी हो जाएंगी कभी, आने हो सकता है ऐसे टाइम ऐसा आए जब मैं भी गलती कर जाऊँ, तो गलतियों पर ध्यान नहीं देना। बाकी गलती करने वाले खूब कर रहे हैं गलती। फॉलोइंग को बता रहे, फ्यूचर को फॉलोइंग लिख रहा है, द फॉलोइंग डे। मान लिया सर टुमारो को आप फॉलोइंग डे में कन्वर्ट कर लेते हो। अब बता रहे फॉलोइंग डे को, जब बता रहे तो वो कहते हैं फॉलोइंग डे जो होता है ना, उसका अनुकरण किया जाता है। मतलब फॉलोइंग का मतलब ही बदल दिया यार उन्होंने, फॉलोइंग का मतलब ही बदल दिया। वो बता रहे द फॉलोइंग डे, और इसका जो यूज कर रहे हैं फॉलोइंग का, वो बता रहे टेंस में बता रहे हैं सर, इस टुमारो को रिप्रेजेंट यानी कि फ्यूचर को रिप्रेजेंट करने के लिए। मान लिया मैंने सिनोनिम से, मान लिया आप ज्ञानी हो, ये भी मैं मानता हूँ, मुझसे तो ज़्यादा ही हो, आप इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, मैं मान गया सर इसको। लेकिन सर एक गलती ना करें ना, आप यार इंग्लिश के अध्यापक हो ना, तो थोड़ी ये तो ध्यान रखो, फॉलोइंग बोल रहे हो और आप बता रहे हो फॉलोइंग मतलब जिसका अनुकरण किया जाए। इनका कहने का मतलब था सर का कि प्रेजेंट जो है ना बेटा, वो फॉलो करता है किसको, फ्यूचर को, जबकि गलत है। मैं एक उदाहरण आपके घर पे दे देता हूं। आप अनुकरण करते हो किसका, आपके फादर का। आप फॉलो करते हो किसको, आपके फादर को। दूसरी चीज हमेशा बोली जाती है एक चीज कि जो विद्वान है ना, वाइज पीपुल, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। ऑलवेज फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वाइज मैन्स, यानी कि हमेशा हमें क्या है, विद्वान लोगों के जो नियम सिद्धांत है उनका अनुकरण करना चाहिए। अब एक बात बताओ यार, इसका मतलब इनके हिसाब से तो विद्वान लोग तो बाद में आए और हम पहले ही आ गए और हम उनको फॉलो कर रहे हैं। ये तो बता रहे हैं ना, उस हिसाब से विद्वान लोग तो क्या है, बाद में, हम पहले आ गए और फिर भी हमें विद्वान लोगों को फॉलो करना है। क्यों, ये तो यही कह रहे हैं जो प्रेजेंट है वो फॉलो करता है किसको, फ्यूचर को। ये इन्होंने ये अर्थ। सर मान लो आप जल्दबाजी में कोई गलती कर गए होंगे, तो कृपया एक बार देखो, मैं ये कहता हूँ मुझसे गलती हो गई ना, तो बच्चों के सामने हम शर्मिंदा नहीं होते, गलती हो गई एक्सेप्ट करो, गलती हुई है,
क्योंकि आपका एक्सेप्ट केवल इसलिए कि यार मैंने बच्चों के सामने एक्सेप्ट कर दिया ना, तो मुझे तो बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब पे, और मुझे बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लास में देख रहे हैं, और मैंने गलती कर दी, अब मैं अगर इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो मैं गलत सिद्ध दूंगा, मेरी प्रतिष्ठा का क्या होगा। सर एक सच्चा टीचर वो होता है जो गलती खुद की भी हो जाए ना तो उसको भी एक्सेप्ट करना सीखता है। आप बच्चों को कैसे गलती का एक्सेप्ट करना सिखाओगे जब तक आप खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप रोल मॉडल हो यार एक स्टूडेंट के लिए, तो आप ऐसे काम किया करो। और जितने बड़े बड़े टीचर हैं ना इंग्लिश के, आप देखना उनमें पोलाइटनेस होती है, वो अपनी गलती हो जाती है तो सॉरी बोलते हैं। तो आपका क्या जाता है, आप भी सॉरी बोलो यार, मेरे से गलती हुई मैं सॉरी बोल रहा हूँ, चलो आ जाओ कोई बात नहीं। सर तो वैसे मैं देखो उनको जिनके बारे में बात चल रही है या किसी के में, मैं नहीं कहता कि उनके अंदर ज्ञान की कमी है या उनके अंदर नॉलेज नहीं है, मैं ये बात कह रहा हूँ हो सकता है उनके अंदर मुझसे तो ज़्यादा ही नॉलेज है, लेकिन ये फॉलोइंग खुद ही चिल्ला चिल्ला के कह रहा है सर मैं कॉन्टिन्यूस हूँ। सर फॉलो में ING जोड़ रहे हो आप, ये खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मैं कॉन्टिन्यूस हूँ, यानी कि मैं अभी खत्म नहीं हुआ, मैं अभी ऑन गोइंग हूँ, मैं चल रहा हूँ, यानी कि मैं खुद फॉलो कर रहा हूँ। अब फॉलो किसको कर रहा है, मेरे से पहले वाले को। फ्यूचर से पहले कौन सा टाइम आया, प्रेजेंट आया, तो फॉलो किसको करता है, प्रेजेंट। प्रेजेंट का बेस फ्यूचर नहीं है, और फ्यूचर का बेस प्रेजेंट है, तो फ्यूचर फॉलो करता है किसको, प्रेजेंट को। यार आप यहीं लगा लेते अंदाजा, फॉलोइंग बोल रहा है कि वो खुद बोल रहा है फॉलोइंग, जो अनुकरण कर रहा है वह दिन। अब अनुकरण किसका करेगा, अपने अग्रजों का किया जाता है या पूर्वजों का किया जाता है। आपके पूर्वजों का आप अनुकरण करोगे जो आपसे पूर्व में जन्मे हैं, तो सर प्रेजेंट पहले आया, फ्यूचर तो बात की कहानी थी। फ्यूचर एक्चुअलिटी में तो है ही नहीं टाइम, लेकिन मान लिया तो ये बात की कहानी। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इन चीज़ों को। सर कुछ नॉर्मल सी बातें और हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बात उनकी तरफ करना चाहूँगा। देखो थोड़ी सी बात मैं यहाँ आपको एक बार इसकी करना चाहूँगा, ये जो वर्ब है ना, मैं थोड़ी सी चर्चा इसकी कर लेता हूँ, आ जाओ। वर्ब सर आपके दोनों चीज़ों को डिफाइन करती है, ध्यान रखना। ये आपकी दो चीज़ों के बारे में बात करती है। एक वर्ब आपकी एक्शन के बारे में बात करेगी, और यही वर्ब आपकी टाइम के बारे में भी बात करती है, ध्यान रखना। यही वर्ब आपके एक्शन के बारे में भी बात करेगी, और यही वर्ब आपके टाइम के बारे में भी बात करती है। ये आप लोग कंफर्म समझ लें। एक वर्ब ऐसे नहीं समझे केवल एक्शन बताती है, नहीं सर, वर्ब एक्शन के साथ साथ टाइम को भी बताती है, ये कंफर्म रखें, है ना। तो केवल ऐसे नहीं कि आपने लोगों को बता दिया भाई वर्ब तो केवल इतना काम करती है कि वो एक्शन को बताती है, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्शन को नहीं, वो टाइम को भी बताती है। ध्यान रखना, कल भी कहा था मैंने कि अगर टाइम नहीं है तो एक्शन नहीं है, अगर टाइम है तो ही एक्शन है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अगली चीज़ बात करता हूँ सर, वर्ब की अगर मैं बात करूँ तो वर्ब के बारे में सर इसकी फॉर्म्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, है ना। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब की मैं बात कर लूँ तो आ जाइए सर, क्या होता है वो देखिए सर, सबसे पहले मैं इनको डिवाइड करना शुरू करूँ तो सबसे पहले तो आती है इसमें बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकंड जो आती है वो आती है आपकी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। कंफ्यूज ना हो, कई लोगों ने ये पढ़ा है फर्स्ट फॉर्म ही बेस फॉर्म होती है, ऐसा नहीं है। बी बेस फॉर्म है लेकिन इज इसकी फर्स्ट फॉर्म, एम इसकी फर्स्ट फॉर्म है, आर इसकी फर्स्ट फॉर्म है। अब बताओ यार, बेस फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में अंतर हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो ये भी कंफ्यूज ना करे यार, क्या लिख दिया, ये तो पढ़ाने वाला बिल्कुल पागल ही लग रहा है, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म को अलग कर करके लिख रहा है। ऐसी बात नहीं बेटा, बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म अलग अलग होती हैं।
मैंने पहले कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ, चीज़ें वो रखूँगा जो ऑथेंटिक होंगी। अगर उन चीज़ों के बारे में मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो कितने ही विद्वान ने लिखी, लेकिन वो मुझे लग रहा है ना कि ये गलत है, तो मैं उस चीज़ की पूरी तरीके से पहले जांच पड़ताल करूँगा, उसका इंस्पेक्शन करूँगा कि क्या ये वास्तविकता में इसलिए है, तब मैं आपके सामने उसको पेश करूँगा, नहीं करूँगा। आ जाओ, चलो इनको यहाँ से मैं साफ करता हूँ। बेस फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और आगे बात करूँ तो सर आपकी एक आती है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और एक आपकी आती है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए सर देखिए, अब इनके में नाम बेस फॉर्म का बेस फॉर्म ही है, इसको आप रूट फॉर्म भी बोल सकते हो, रूट फॉर्म, या इसको आप रूट वर्ड भी बोल सकते हो, रूट वर्ड, ठीक है। आप इसको बेस फॉर्म बोलो, रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब बोलो, इसको रूट वर्ड बोलो, बात एक ही है। आ जाओ, अगर मैं बात करूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की, तो आप इसको बोलते हो सर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसमें ध्यान देने की जो चीज़ है मेरे मित्रों, वो ये है कि ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो अपने आप में होती है प्लूरल, वो अपने आप में क्या होती है, प्लूरल होती है, ध्यान रखना। सेकंड फॉर्म की बात करूँ सर, इसको आप बोलते हो पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। थर्ड फॉर्म की बात करूँ सर, इसको बोला जाता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, या फिर इसी को आप बोलते हो परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसी को आप क्या बोलते हो, परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है सर। अब एक आ जाओ, इसके अलावा भी क्या है, हाँ बिल्कुल है, इनके अलावा अगर मैं बात करूं तो जैसे ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ऐड करते हो आईएनजी, जैसे ही आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करते हो, तो इसी को आप बोलते आए हैं आज तक जीरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और इसी को ही आप लोग बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है सर। इसी को आपको बोलना है जीरेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसी को आपको बोलना है द कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगली बात करूं सर, जैसे ही आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे ही आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस को ऐड किया, जैसे ही आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस को ऐड किया, तो ये आपकी बन गई पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना, ये आपकी है सर प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेकिन ये ध्यान रखना बच्चों, ये आती है कौन सी, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इसको बोलते हैं। आ जाइए एक बार थोड़ी सी चर्चा करते हैं, हमने क्या अब तक सीखा। मैं बात कर रहा था वर्ब की, वर्ब के हिसाब से मैंने आपको बताया कि वर्ब दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है, पहले हो गया आपका एक्शन, दूसरा हो गया आपका टाइम। ये दोनों चीज़ आगे चीज़ें आपकी समझ में आएंगी, कहाँ वर्ब टाइम को रिप्रेजेंट कर रही है, कहाँ वर्ब आपकी एक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब की मैं बात करूं तो मैंने बताया आपके सामने बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आप लोगों में से कई लोगों ने ये सोच लिया होगा कि बेस फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तो यार एक ही होती है, फिर सर अलग अलग क्यों बता रहे। आप कंफर्म रखिए इस चीज़ को, गलत नहीं बता रहा हूँ, बेस फॉर्म अलग होती है और फर्स्ट फॉर्म अलग होती है। बेस फॉर्म सिंगुलर प्लूरल नहीं होती, लेकिन फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म में होती है, ये आप ध्यान रखें। तो बेस फॉर्म की बात करूं, मैंने आपको एक उदाहरण भी समझाया था कि अगर आप बी का उदाहरण ले लें तो बी जो है, बी का एग्जांपल लेके चलें, बी जो है वो आपकी रूट वर्ब होगी, बी आपकी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, बी आपकी रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी। लेकिन इसकी फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो प्लूरल में आर और एम आपके सामने यहाँ आ जाते हैं, और सिंगुलर की बात करूं तो वो आपका इज के रूप में आता है।
तो कुल मिला के आपके बात समझ में आई कि बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। वेस्ट फॉर्म अलग होती है, फर्स्ट फॉर्म अलग होती है। अब फर्स्ट फॉर्म की बात करूं तो ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहलाती है और ये हमेशा प्लूरल होती है, ये आप कंफर्म रखें, मतलब ये बहुवचन के रूप में होती है। अगली बात करूं सर वर्ब की सेकंड फॉर्म की, इसको B2 मत बोला करो यार, कई बार मैं भी गलती से B2 बोल देता हूं, लेकिन मुझे जैसे याद आता है ना मैं B2 बोल रहा हूं तो मैं गलत बोल रहा हूं तो मैं इसको सही कर देता हूं। B2 को मैथ थोड़ी पढ़ रहे हैं अपन इसको बोलेंगे ना सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो सेकंड फॉर्म को हम पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं, है ना, ध्यान रखना। और जैसे ही मैं वर्ब थर्ड फॉर्म की बात करूं तो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको ही हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं और उसी को हम परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कहते हैं। आगे बात करूं मैं, जैसे ही मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यानी कि प्लूरल फॉर्म में ing को जोड़ा, प्लूरल फॉर्म में जैसे ही मैंने ing ऐड किया, ये आपके सामने आया नया रूप जिसको आप बोलते हो जीरेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसी को आप बोलोगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जैसे ही मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस को ऐड किया, तब आप याद रखना है तो ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, लेकिन ये कहलाएगी सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब से संबंधित जो सवाल थे, जो आपके दिमाग में कोई अब तक कोई भ्रांति थी, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तो दोस्तों उसको आप क्लियर करें। ये आपके सामने, आप चाहें तो 1 मिनट के अंदर इन्हें कॉपी कर सकते हैं। आइए सर आगे थोड़ी सी हम कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पे ही अभी हम चल रहे हैं, तो उन बेसिक इन्फॉर्मेशन पर ही हम काम करते रहेंगे थोड़ी देर, ताकि हमें आगे जाके टेंस में दिक्कत हो। प्रॉब्लम कहाँ होती है सर, हम बेसिक चीज़ों को सीखते नहीं है, डायरेक्ट टेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं, वहाँ प्रॉब्लम होगी। मैंने आपको कल भी कहा था स्टेप बाय स्टेप चलोगे दोस्तों, सीखने में आसानी होगी। स्टेप को छोड़ के चलोगे आप फिसलोगे, पैर भी टूट सकता है, आपको चोट आएगी। मैंने कल भी कहा था पैंट इस तरीके के पहनते हो आप लोग कि इज्जत भी जा सकती है, इसलिए आप स्टेप बाय स्टेप आपको कदम बढ़ाना है और मैं स्टेप बाय स्टेप ही आपके कदम बढ़वाऊंगा। चलिए सर, इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्टों के बारे में हम आगे और थोड़ी जानकारी की बात कर लेते हैं। आ जाइए, देखिए एक आपने शब्द पढ़ा होगा, एक वर्ड आपके सामने बार बार इंग्लिश ग्रामर के अंदर तकराता रहता है और वो है आपका अ नाउन। एक वर्ड और है जो आपका वार वार में मैंने कई बार बोला है और जिसके ऊपर ये पूरा टॉपिक हमारा चल रहा है, वो है हमारी वर्ब। कंपैरिजन करते हैं थोड़ा सा कंपैरिजन, क्या इनके अंदर थोड़ा रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं, क्या कोई रिलेशन है नाउन और वर्ब के अंदर। बिल्कुल सर, देखो नाउन की जो है वो भी 2 फॉर्म रखता है। नाउन जो है वो नंबर्स के आधार पे 2 फॉर्म रखता है, और वो कौन कौन सी फॉर्म रखता है देखिए आप। देखो एक नाउन ऐसा होता है जो कैसा होता है, सिंगुलर होता है, और यही नाउन आपका होता है क्या, प्लूरल। ध्यान रखना, नाउन आपका सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। वर्ब की मैंने आपको बताई दी कि वर्ब भी आपकी कैसी हो सकती है, सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। लेकिन इस चीज़ को थोड़े समझने के ऐसे समझो कि वर्ब मेनली हमारे सामने जो आती है फर्स्ट फॉर्म में, वो हमारे प्लूरल होती है, लेकिन इसी में कुछ तोड़ जोड़ के हम इसको क्या कर देते हैं बेटा, सिंगुलर बना देते। क्या तोड़ते क्या जोड़ते हैं वो थोड़ी मैं आके आपको चर्चा करूँ। तो नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती है, वर्ब भी प्लूरल और सिंगुलर दोनों होती है। आ जाओ एक बात करते हैं, किसको हम सिंगुलर माने नाउन को, किसको हम प्लूरल माने। सीखने के लिए पहले थोड़ी सी बात करूंगा नाउन किसको कहते हैं, आ जाओ थोड़ी चर्चा करें।
नाउन के बारे में ये कहा जाता था जब आप कक्षा में पढ़ते थे, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बिल्कुल सही बात, यही पढ़ा था। द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग इज कॉल्ड नाउन। आगे अब जोड़ दी गई भाव, गुण, दोष आदि 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 करते चले गए। कई लोगों के उदाहरण बड़े अच्छे मिलते। दुनिया में जो भी चीज़ दिखती है ना, वो नाउन है यार। अच्छा, दिखना ही कोई ज़रूरी नहीं, कई चीज़ ऐसी होती है जिनको हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अच्छा, जिसको हम छू सकते हैं। तो एक बात बताऊं, क्या करें? पहली चीज़ तो आप ये समझ लो, दुनिया में जिस भी चीज़ का कोई नाम है ना, नाम पर्टिकुलर, वो आप मान लेना कि वो नाउन है। दुनिया में जिस चीज़ का भी कोई नाम है वो नाउन है। और नाउन के बारे में मैं आपको बता दूं तो बेटा एक चीज़ आप ध्यान रखना, नाउन क्या है? नाउन एक वर्ड है। नाउन क्या है? एक वर्ड है। अच्छा, एक प्रश्न पूछ लेता हूँ इसको समझाने से पहले। आपको बड़े अच्छे ढंग से दिख रहा है ये मार्कर, क्या ये नाउन है? क्या ये नाउन है? क्या जिस व्हाइट बोर्ड पे मैं आपके सामने स्क्रिप्ट्स लिख रहा हूं, क्या वो नाउन है? आपने सोचा होगा हाँ ये नाउन है। नहीं, ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है। इनका जो नाम है ना, मार्कर, अब ये शब्द के रूप में हमने परो दिया तो ये नाउन है। ये वस्तु नाउन नहीं है, इसका खाली नाम नाउन नहीं है। नाउन तो है कब? जब वो वर्ड के रूप में आए। तो वर्ड जो, कौन सा वर्ड? जो नेम्स को इंडिकेट करता है, जो क्या बताता है? नेम बताता है। और वो नेम किसका हो? पर्सन, प्लेस, थिंग, और आपकी फीलिंग्स का भी हो सकता है, क्योंकि भाववाचक संज्ञा हिंदी में भी पढ़ते हो, है ना। ऐसी चीज़ों के नाम हो सकते हैं जो हमें दिखाई दें, जिन्हें हम महसूस कर सकें, उनके नाम बताने वाले शब्द। या दुनिया में जिस किसी का भी कोई नाम है, उनको अगर हम शब्दों के रूप में, वर्ड्स के रूप में लिख दें तो मान लेना कि वो नाउन है। वर्ब के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब देखिए सर, थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने कहा जो एक नाउन होती है ना, नाउन, वो अपने आप में अधिकतर रूप में सिंगुलर होती है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें ऐसे ई एस जोड़ा तो सर आप ध्यान देंगे, इस एस और ई एस के जोड़ने से ये पूरी की पूरी जो नाउन है वो आपकी कैसी बन गई? प्लूरल। वो कैसी बन गई आपकी? प्लूरल। ठीक है, कंफर्म। अगली बात मैं करूं तो बेटा, अगर मैं वर्ब की बात करूं तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना, वो फर्स्ट फॉर्म वर्ब की आपके अपने आप में होती है प्लूरल। वो कैसी होती है सर? प्लूरल होती है। अब जैसे ही मैंने इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस ऐड किया तो ध्यान देना मेरे दोस्तों, इस एस या ई एस के ऐड करने से ये प्लूरल से सिंगुलर हो गई। ये प्लूरल से सिंगुलर हो गई। तो ध्यान देना, नाउन और वर्ब के साथ ऐसे ई एस को जोड़ने पे उनके रिएक्शन अलग अलग होते हैं। एक में ऐसे ई एस नाउन में जोड़ रहे हो तो वो प्लूरल फॉर्म बन रही है, एक आप वर्ब में ऐसे ई एस जोड़ रहे हो तो वो उल्टा सिंगुलर फॉर्म बन रही है। तो ये आप कंफर्म कर लें, पहली चीज। दूसरी, आपको ध्यान हमेशा ये रखना है कि आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो आपकी जो वर्ब होगी वो भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। आपका सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपकी वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर होगी। ये कुछ बेसिक सी जानकारी मैंने आपके सामने रखी, वो आप रखी। ये आप एक बार वहां से वीडियो को रिवाइज करके कॉपी करके देख लें, क्योंकि मुझे आज इसका बेसिक खत्म करना है ताकि मैं कल से प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ आपके टेंस की शुरुआत कर सकूं। ये केवल 2 क्लासेज जो थी वो आपकी बेसिक के लिए थी। कल से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे। अभी कुछ बेसिक चीज़ें भी बची हुई हैं जिनके ऊपर हमको बात करना है। सर आपने सुना होगा एक वर्ड, वो वर्ड है आपका प्रोनाउन। बिल्कुल, ये प्रोनाउन है। नाउन को जब हम लोग एब्सेंट करना चाहते हैं तो उसकी जगह जो वर्ड यूज में लेते हैं वो हम लेते हैं प्रोनाउन, द वर्ड दैट यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन।
द वर्ड्स विच आर यूज या डेट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। तो नाउन के स्थान पे जिन चीज़ों को काम में ले रहे हैं, जिन वर्ड्स को, उसको ही हमने प्रोनाउन कहा। मैं तो ये कहता हूँ परिभाषा को याद ऐसे मत करो, वो याद रखो जहाँ हमको नाउन का पत्ता हटाना हो, जहाँ हमको नाउन को एब्सेंट करना हो, तो उसकी जगह जो शब्द रखोगे वो आपका प्रोनाउन होगा। अब प्रोनाउन की मैं बात करूँ सर, तो प्रोनाउन को एक आपने शब्द सुना होगा पर्सन। पर्सन को पुरुष बोलते हैं हिंदी में, है ना। इस पर्सन के आधार पर प्रोनाउन को सर हमने डिवाइड करने की कोशिश की, तो हमने इसको डिवाइड किया 3 पार्ट में। कितने पार्ट में सर? बिल्कुल 3 पार्ट, सही सुना आपने, 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया। पहले को हमने कहा सर फर्स्ट पर्सन, दूसरे को हमने कहा सेकंड पर्सन, तीसरे को हमने कहा सर थर्ड पर्सन। पहले को हमने कहा फर्स्ट पर्सन, दूसरे को हमने कहा सेकंड पर्सन और तीसरे को हमने कहा थर्ड पर्सन। अब आ जाओ इनकी बात करूं। फर्स्ट पर्सन की बात करूं तो सर मैंने इसको अगेन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक आपका हो गया सिंगुलर, एक आपका हो गया सर प्लूरल। इसको भी मैं 2 में डिवाइड कर देता हूं, सिंगुलर और ये आपका प्लूरल। इसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूं, आपका सिंगुलर और ये आपका प्लूरल। सिंगुलर की मैं बात करूं तो सर फर्स्ट पर्सन में मैंने रखा आई को, और सिंगुलर में आई को, और प्लूरल फर्स्ट पर्सन में मैंने रखा बी को। कंफर्म करें, केवल हम सब्जेक्टिव केसेस की बात कर रहे हैं। इनके केस कितने होते हैं ये आपको प्रोनाउन चैप्टर में अलग से मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं केवल यहाँ जो हमारे इस टेंस वाले चैप्टर में काम आने वाले हैं ना, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने यहाँ रख रहा हूँ। मैं केवल सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये सब्जेक्ट के रूप में हमारे सामने आते ही आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस की बात भी करूँगा, कब करूँगा? इनके साथ ही कर दूँ चाहो तो। जैसे आई का ये सब्जेक्टिव केस है, ये इसका ऑब्जेक्टिव केस की बात करूँ तो आई का ऑब्जेक्ट होता है नहीं, लेकिन यहाँ क्या गड़बड़ हो जाती है, तो गड़बड़ होने की संभावना ना हो इसके लिए मैंने केवल यहाँ आपके सामने सब्जेक्टिव केस की बात की। तो सर फर्स्ट पर्सन की बात करूँ तो सिंगुलर हो गया आपका आई, प्लूरल में हो गया वी। यहाँ मैं दोनों की बात करूँ, दोनों के लिए एक ही यूज करो आप, और वो है आपका यू। और यहाँ आप करोगे ही, सी, इट और एक नाम, ध्यान रखना एक नेम यानी सिंगल नेम, और यहाँ आपका दे और मोर देन वन नेम, मोर देन वन नेम, एक से ज़्यादा नाम। देखो अब इसको और मैं डिफाइन करने की कोशिश करूँ, सर इसको बोलते हैं हम स्पीकर, क्योंकि मैं और हम जो है ना वो किसी की सुनते नहीं है, बोलते हैं। मैं किसी की नहीं सुनता, मैं बोलता हूँ, ठीक है। और तुम नाम का जो व्यक्ति है ना यू, ये हमेशा सुनता रहता है, तो इसको लिसनर बोला जाता है। और इसके बारे में हम चुगलियाँ करते रहते हैं क्योंकि ये हमारे सामने उस समय होते नहीं। तो देखो सर एक शब्द आपके सामने बार बार टकराएगा। एक तो मैं बोलूँ यार सिंगुलर प्लस आई, आई प्लस सिंगुलर के साथ ये और से इसके साथ ये गड़बड़ हो जाएगी। तो इसके लिए मैं आपको एक शब्द बता देता हूँ, वो बार बार मैं आपके सामने टकराएगा, वो होगा टीपीएस। इसकी फुल फॉर्म होगी आपके सामने थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखो हमारा ये तो रहा थर्ड पर्सन और ये रहा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। तो जहां भी टीपीएस की बात करूंगा वहां आप इनका याद रखोगे। टीपीएस में आता है ही, सी, इट और अकेला नाम, किसी नाउन का अकेला, जो केवल एक नाउन के बारे में बात करे। तो ये आपकी पर्सन्स की कहानी यहाँ पे मैंने आपके सामने पेश कर दी है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलता हूँ मैं आप लोगों से, और वो जो
टेंस के बारे में आपके दिमाग में बैठा हुआ है, वो टेंस कल से हम शुरू करेंगे। आपके सामने कई चीज़ें रखी जाएंगी, कई नई तरीके से आपके सामने चीज़ों को पेश किया जाएगा। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो दोस्तों एक लाइक तो यार मेरे लिए बनता है, एक शेयर उन बच्चों के लिए बनता है जिनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, जो कोचिंग से नहीं जा सकते, जो अब लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, जिनके सामने पढ़ाई करने की समस्या खड़ी हो गई, जिनको काम करना पड़ता है, वो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते, काम करते हुए घर पे मेहनत कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए एक शेयर बनता है। और हमारी इस आपके और हमारे इस YouTube चैनल के लिए जो आपको इतनी नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा, उसके लिए यार दोस्तों एक सब्सक्राइब भी बनता है और बेल आइकन को प्रेस करना आप ना भूलें। ऑल पर आप सेलेक्ट करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय पे मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों। एक बार पुनः अपने माता पिता और श्रेष्ठ गुरुओं के चरणों में सत बार नमन करते हुए मैं आज की इस कक्षा को समाप्त करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोडक्शन के साथ और एक अलग अंदाज में आपके सामने टेंसों की शुरुआत की जाएगी। ये सारी चीज़ें जो अब तक पढ़ाई गई हैं, आप इन चीज़ों को बिल्कुल मेमोराइज्ड करें और समझ के साथ मेमोराइज्ड करें ताकि आपको टेंस टॉपिक के अंदर कोई समस्या ना हो। धन्यवाद। सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, जय हिंद, जय भारत।